बैक। आज का हमारा सेशन है वोकैबुलरी सीरीज पे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल होंगी। तो नया सेशन हम आज से शुरू कर रहे हैं, ये उसका पार्ट 1 है। हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं, उन वर्ड्स के हम पहले तो मीनिंग समझेंगे, उनका समानार्थी क्या होता है, उनका विरोधार्थी क्या होता है और उसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आज के सेशन में। तो ये सारे जो वर्ड्स जो सीरीज हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सोच रहे हैं, तो ये एकदम ही हेल्पफुल रहेगा। तो बिल्कुल ही मिस आउट मत कीजिएगा। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इस सेशन में हम ये देखेंगे कि हमने कौन से वर्ड्स लिए हैं। तो हमने आज समझना है एम्बिग्यूअस को, ब्रूटल को, कंडाइन, डाउनग्रेड, इमेंसिपेट और फरागो। ये सारे वर्ड्स हमने आज इस सेशन में लिए हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम उनके मीनिंग, सिनोनिमस, एंटोनिमस और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो देखेंगे। एम्बिग्यूअस हमारा आज का सबसे पहला वर्ड है। तो सबसे पहले हम एम्बिग्यूअस का मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब एम्बिग्यूअस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन और नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। एम्बिग्यूअस यानी जहां पे क्लैरिटी नहीं होती, स्पष्टता नहीं होती। कोई भी अगर चीज सामने आ रही है तो उसके एक से अधिक रूप के हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कई पहलू हो सकते हैं उस चीज के। क्लैरिटी से आप एक डिसीजन ले ही नहीं पाओगे तो उसे हम एम्बिग्यूअस कहेंगे। एक ऑब्वियस मीनिंग नहीं है उसका, कुछ भी हो सकता है। अस्पष्ट जिसे हम कहेंगे, एक शब्द में अगर कहना है तो जो कि अस्पष्ट होता है उसे हम एम्बिग्यूअस कहेंगे। ठीक है, उसका समानार्थी देखेंगे हम। क्वेश्चनेबल और अनसर्टेन। क्वेश्चनेबल है वो, असर्टेन है, राइट, संदेहजनक चीज है, वो अस्पष्ट सी है तो उसे हम एम्बिग्यूअस कहेंगे। यहाँ पे संदेह हो रहा है मुझे, संदेहजनक है ये तो वो एम्बिग्यूअस है। द सिचुएशन इज एम्बिग्यूअस। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, द क्वेश्चन वॉज एम्बिग्यूअस एज स्टेटेड। जो सवाल पूछा गया था वो काफी एम्बिग्यूअस था। तो यहाँ जैसे ही हम ये देख रहे हैं, हम क्या समझेंगे कि जो सवाल पूछा गया वो काफी अस्पष्ट था, संदेहजनक था। सवाल उठाया जा सकता था कि क्या सवाल, कि ये इसका यही जवाब होगा, नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वैसा सा था। So I gave credit for both answers. तो वो क्या करा उन्होंने, जिन्होंने वो दोनों तरीके की सिचुएशन पे आंसर्स लिखे, उन्होंने दोनों पे उन्हें मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो ये एक एम्बिग्यूअस सिचुएशन हुई जहां सवाल वैसा था जिसका ऑब्वियस जवाब नहीं था, अनसर्टेन था, क्वेश्चनेबल था, अस्पष्ट था, तो वो होता है एम्बिग्यूअस। फिर नेक्स्ट आता है ब्रूटल। अब ब्रूटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ब्रूटल यानी क्रूअल या फिर वायलेंट, क्रूर या निर्दयी जब हम किसी को कहते हैं, जब कुछ भी बहुत ज्यादा क्रूर होता है या जिसमें दया भावना नहीं होती, जो कि निर्दयी होता है, तो वो ब्रूटल हुआ। राइट, जिसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी क्या हुआ? जैसे हमने कहा क्रूर, क्रूअल और मर्सीलेस, दयाहीन, जिनमें दया ही नहीं आती, कुछ भी हो जाए उनको उस आदमी पे, उस सिचुएशन पे या जो भी हो रहा है उस पे दया नहीं आएगी, बस सिर्फ वायलेंस भरा हुआ होगा। ठीक है, कठोरता होगी, उसे कहा जाता है ब्रूटल होना। एग्जाम्पल के तौर पे, द मूवी इज अ ब्रूटल डिपिक्शन ऑफ द वॉर। जो मूवी हम देख रहे हैं, जो आप देखने वाले हो, उसमें ज्यादातर क्या दर्शाया गया है? ब्रूटल डिपिक्शन, जो युद्ध के द्वारा निर्दयता दिखाई जा रही है, क्रूरता हो रही है, कठोरता दिखाई जा रही है, वही सब ज्यादातर दर्शाया गया है उस मूवी में, तो वो होता है ब्रूटल। उसका सिनोनिम तो हमने समझा, लेकिन अब उसका अपोजिट, समाना विरोधार्थी क्या होगा? फ्रेंडली एंड काइंड। जैसे मैं कहूं द मूवी इज अ फ्रेंडली मूवी, इज अ काइंड मूवी, तो मैं क्या कह रही हूँ कि वो काफी दया भावना से भरी हुई है, काफी अच्छी है,
क्रूरता नहीं है, निर्दयता नहीं है उसमें, तब हम फ्रेंडली और काइंड जैसे वर्ड्स यूज करेंगे। लेकिन जहां हमें वायलेंस, निर्दयता दर्शानी है, तब हम ब्रूटल वर्ड का यूज करेंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ेंगे। फिर हमने वर्ड लिया है कंडाइन। कंडाइन वर्ड का मीनिंग पहले तो हम अच्छे से समझेंगे। कंडाइन का मीनिंग होता है अप्रोप्रिएट एंड डिजर्व्ड। अप्रोप्रिएट एंड डिजर्व्ड यानी जो जिसके लायक है उसको वही मिलना, वो होता है कंडाइन। उचित होना उनके साथ, जैसा वैसा ही होना चाहिए था। ज्यादातर कंडाइन वर्ड क्यों यूज होता है? जब हम किसी की पनिशमेंट को दर्शा रहे हैं, ठीक है, जब ऐसा कोई दृश्य हो रहा है जहाँ पे किसी को सजा मिली और हम वो कहना चाह रहे हैं, तब हम कंडाइन वर्ड का यूज करते हैं पनिशमेंट के दौरान। तो वो एकदम अप्रोप्रिएट और वेल डिजर्व्ड होना, यानी जिसको जैसा मिलना चाहिए था उसको वैसा ही मिला, वो उसके ही लायक था, उसके साथ वैसा ही हुआ। जब हम वैसा कहना चाहते हैं तब हम कंडाइन वर्ड का यूज करेंगे। तो पहले हम आज इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर सिनोनिमस और एंटोनिमस देखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है अ सस्पेंशन विदाउट पे इज कंडाइन पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अगर आप किसी को सस्पेंड कर रहे हो, अ सस्पेंशन, ठीक है, अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, विदाउट पे इज कंडाइन पनिशमेंट, तो वो क्या कह रहे हैं? उन्हें बिना पैसे ही नहीं देना। वो सस्पेंशन हो गया उनका, उन्होंने कंपनी का रूल तोड़ा, उन्हें सस्पेंड किया गया, तो उस सस्पेंशन के दौरान उन्हें पैसे ना मिलना एक पर्याप्त सजा है उनके लिए, उचित सजा है उनके लिए, यानी वो उसी के लायक है। तो जो जिसके लायक है उसको वैसा ही मिलना चाहिए। उन्होंने कानून तोड़ा है तो सजा जो मिल रही है, उनको पेमेंट ना मिलना, इस सिचुएशन में वो एक उचित चीज है। क्लियर है? डिजर्व्ड एंड सूटेबल, जिसको हम सिनोनिमस के तौर पे रहेंगे। डिजर्व्ड यानी वैसा ही वो डिजर्व करते हैं, उनके साथ वैसा ही होना चाहिए, वो उसी लायक है। सूटेबल, उनपे ये सूट होता है, ऐसा ही होना चाहिए था। और उसका अपोजिट अगर मैं कहूं तो क्या है? इमोरल, इनअप्रोप्रिएट, गलत। इमोरल यानी कुछ भी गलत होना या फिर इनअप्रोप्रिएट होना, जो कि सही नहीं है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे कहूं कि a suspension without pay is immoral because he is at no fault. His suspension is immoral. मैं क्या कह रही हूँ? उनकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, तो ये काफी गलत चीज है, गलत डिसीजन है। आपको सब पता है उनकी गलती नहीं थी, फिर भी आप उन्हीं को सस्पेंड कर रहे हो। ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। तो कंडाइन यानी अप्रोप्रिएट एंड डिजर्व। यहाँ पे हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, सिनोनिमस और एंटोनिमस को देख के अच्छे से समझेंगे। कंडाइन का मीनिंग होता है उचित, जो सही है, जो जिसके लायक है वैसे ही होना, और उसका अपोजिट होता है गलत, इनअप्रोप्रिएट, इमोरल। क्लियर है? यस, आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड जो आज हमने लिया है वो है डाउनग्रेड। भूलिएगा नहीं, आप सारे वर्ड समझ के हमें एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब डाउनग्रेड एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है? टू लोअर इन क्वालिटी, वैल्यू, स्टेटस और एक्सटेंट। किसी को, ये हमने कई बार सुना होगा, डाउनग्रेड यानी किसी का दर्जा घटाने की कोशिश करते हैं हम। जब हम ऐसी कोशिशें करते हैं कि हम किसी का दर्जा जो है वो घटाना चाहते हैं, इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं कि उनका दर्जा कम हो जाए, या फिर हम किसी की इज्जत उतारने की कोशिश करते हैं, उनकी मजाक बनाते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कई बार ऐसी सिचुएशंस कि हम बोलते हैं देखो ये उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होता है डाउनग्रेड करना, जिसका कि सिनोनिमस समानार्थी क्या हुआ? डीग्रेड या फिर अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू, दर्जा घटाना, किसी की इज्जत उतारना, उनको वैसी वैल्यू नहीं देना जितने के वो हकदार है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो उनको ऐसे ही ट्रीट करूंगा, तो हम किसी को डाउनग्रेड कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे
रेस्टोरेंट वॉज डाउनग्रेडेड फ्रॉम 5 to 3 stars। देखिए हमने यहाँ पे बिहेवियर की बात की, लेकिन ये सेम डाउनग्रेड वर्ड कैसे यूज हो रहा है, कहीं और चीजों में भी यूज होता है, किसी का स्टेटस दिखाने के लिए भी यूज होता है, वैल्यू के लिए भी यूज होता है, क्वालिटी के लिए भी यूज होता है। रेस्टोरेंट वॉज डाउनग्रेडेड, वो जो रेस्टोरेंट है वो पहले 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब वो डाउनग्रेड होके क्या हो गया, 3 स्टार प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है? अब इसका अपोजिट क्या होगा, डाउनग्रेड का मतलब हमने समझा किसी का दर्जा घटाना, किसी को अंडर वैल्यू करना, इज्जत उतारना, ठीक है। अब उसका अपोजिट होता है अपग्रेड और टू प्रमोट। डाउनग्रेड यानी का अपोजिट हुआ टू अपग्रेड और प्रमोट, यानी दर्जा बढ़ना, सम्मान बढ़ना, उसे कहा जाता है अपग्रेड होना, प्रमोट होना। अब जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो रेस्टोरेंट वाज अपग्रेडेड फ्रॉम 3 to 5 stars। अब मैं ऐसा कहूं तो मुझे समझना है, पहले मैं 3 स्टार थी, अब मेरा स्टेटस बढ़ के 5 स्टार हो गया, तो वहां पे अपग्रेड हुआ। लेकिन अगर 5 से 3 पे आए तो वो डाउनग्रेड हुआ। क्लियर है? अपग्रेड डाउनग्रेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओके, एक बार फिर से आप इस वीडियो को, इस वर्ड को सुनिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, इन केस अगर कोई डाउट है तो आगे बढ़ेंगे। फिर जो हमने आज नेक्स्ट वर्ड लिया है वो है एमेंसिपेट। एमेंसिपेट एक वर्ब है जिसका के मीनिंग होता है टू सेट फ्री, स्पेशली फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस। टू सेट फ्री यानी किसी को आजाद कर देना, किसी को स्वतंत्र करना। टू सेट फ्री, स्वतंत्र करना, आजाद हो जाना, या फिर किसी को दासत्व से मुक्ति मिलना, या फिर मुक्त करना भी। इन जनरल अगर हम कहें तो मुक्त करना। अब कैसे मुक्त करना, लीगल इश्यूज में से मुक्त हो रहे हो आप, सोशली आप किसी के गुलाम हो, दासत्व से मुक्ति मिल रही है, या कुछ भी। जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं एमेंसिपेट, तो वो ये दर्शाता है कि उन्हें मुक्ति मिली, उन्हें फ्रीडम मिल गई है, वो कहीं बंधे हुए थे वहां से छूट गए हैं। डिस्चार्ज और अनबाइंड, अब आप कहीं बंधे हुए नहीं हो, तो ये होता है एमेंसिपेट। एग्जाम्पल के तौर पे, she felt the only way to emancipate herself from her parents was to move away। उन्हें क्या लगा, अगर वो उनके पेरेंट्स से दूर चली जाती है तो she will be free, स्वतंत्र हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट समझने की बात क्या थी कि अगर वो उनके पेरेंट्स के साथ है तो वो उन्हें काफी बांध के रख रहे हैं, उन्हें स्वतंत्र तरीके से नहीं छोड़ रहे हैं। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैं उनसे दूर हो जाऊं तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। ओके, जैसे हम कहें तो कई सारे ऐसे ट्रेडिशनल मॉरल्स और बिलीफ्स थे जो कि जिनसे अब हम मुक्त हो चुके हैं। राइट, वी आर एमेंसिपेटेड फ्रॉम दैट। तो हम क्या कहेंगे, जब हम किसी चीज को कंट्रोल करते थे, कुछ इन्फ्लुएंस करते थे, अब वो चीजें बंद हो गई है। फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, हम आजाद हो गए हैं अब उन सारी चीजों से, तो वी आर एमेंसिपेटेड। करेक्ट। अब उसका अपोजिट क्या होगा, विरोधार्थिक। ये तो फ्री हो गए, आजाद होना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बंधना, टू बाइंड और इम्प्रिजन, कैद कर लेना, मुक्ति ना मिलना, वो होगा उसका अपोजिट। या किसी के पावर में रहना पड़ रहा है, कोई जैसा कह रहा है वैसा करना पड़ रहा है, तो वो एमेंसिपेट का अपोजिट हुआ, टू बाइंड और इम्प्रिजन। क्लियर? यस। तो आज के इस सेशन में जो हमारा आखिरी वर्ड है वो है फरागो, जो कि एक नाउन वर्ड है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अ मोटली असॉर्टमेंट ऑफ थिंग्स, यानी ऐसा कुछ जो कि मैं ये बोलने सिनोनिम्स ये अब जो मैंने ऐसे कहा यहाँ पे मोटली असॉल्टमेंट हुआ, यानी मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, किसी चीज का अस्त व्यस्त संग्रहण करके आपको बता रही हूँ, ऐसे गड़बड़ गड़बड़ में। अब जैसे मुझे बोलना है 1 + 2 = 3, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, ये हुआ 1 + 2 = 3, तो दिस इज फरागो, दिस इज क्लियर, अनवेयरिंग। ठीक है, तो फरागो का मीनिंग क्या हुआ, जो कि काफी गड़बड़ भरा सा है, जो कि मिश्रण है, जिसे कि समझना ही पॉसिबल नहीं है, इतना कंफ्यूजन है उसमें। वो कई चीजों का
मिश्रण है, राइट। गड़बड़ जाला, जैसे भी हम कह सकते कि एक जाल है जिसके अंदर से सही इंफॉर्मेशन मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ऐसी चीजों का संग्रहण होता है तब वो फरागो होता है, यानी समथिंग दैट इज जम्बल्ड या फिर केओस। कहते हैं ना, शी हैज क्रिएटेड अ केओस, यानी उन्होंने इतना मेस कर दिया है, कहवत है ना, रायता फैला दिया है। अब समझ में ही नहीं आ रहा है इसको कैसे समेटना है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या है नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम लिसनिंग टू दिस फरागो ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने इस सेंटेंस को स्टार्ट किया, फरागो समझाना, सिनोनिमस एंटोनिमस, ओके पहले सेंटेंस लिख लेते हैं। तो आपका क्या कर रहे हो उस सिचुएशन में, यू आर लिसनिंग टू दिस फरागो, जो मैं मोटली असॉर्टमेंट कर रही हूं, आप उसे सुन रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ से भरा हुआ है, तो वो होता है फरागो। उसका अपोजिट क्या होगा, अनवेरिंग या फिर होमोजीनियस, जो एकदम सही है, क्लियर है, जिसे कि आप समझ पा रहे हो, एक जैसा है, देख के समझ सकते हो सही सही है, तो वो उसका अपोजिट हुआ। तो ये हमारा आज का सेशन था गाइस। उम्मीद है आपको अच्छे से सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। हिंद खोज के पेज को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, और बेल आइकन जिन्होंने भी अभी तक प्रेस नहीं किया इमीडिएटली कीजिए, ताकि जैसे ही इस वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत ही मिल जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।